हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींद। आज का जो शो है ये आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि एफएटीएफ क्या है। और एफएटीएफ अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में जिसके दांत है। जब मैं कहता हूँ दांत है तो आप सोच रहे होगे कि पता नहीं मतलब इसका क्या मतलब है। दुनिया में आपने बहुत तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा और बहुत बड़ी बड़ी जैसे आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनओ, यूनेस्को। लेकिन अगर किसी के दाँत हैं, मतलब दाँत का मतलब ये कि कोई अगर पनिश कर सकता है किसी भी कंट्री को, और वो भी मतलब अच्छे से, अगर वो डिसाइड कर ले ऑर्गेनाइजेशन के हमें इस पर्टिकुलर कंट्री को अगर पनिश करना है, तो वो एक्चुअल में पनिश कर सकते हैं। तो पनिशमेंट देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लिटरली बहुत कम है, और उनमें से जो सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लिटरली पनिश कर सकती है आपको। अगर किसी देश को वो ब्लैकलिस्ट कर दे, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, राइट? एक होता है ना क्लास के अंदर अगर बहुत सारे बच्चे हैं, उनको कोई टीचर समझाता रहे लेकिन उसके पास पावर ना हो पनिश करने की, तो बच्चे उसकी बात को हल्के में ही लेंगे ना। तो अगर लेकिन उस टीचर के पास ये हो कि मैं तुम्हें एग्ज़ाम में बैठने नहीं दूँगी या मैं तुम्हें क्लास अटेंड नहीं करने दूँगी और क्लास के बाहर खड़ा करूँगी, तो ऑब्वियसली बच्चा डरेगा और बच्चा कहेगा कि यार इसके टीचर के पास पावर है। ये अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा पावर है, और इसका सीधा-सीधा प्रभाव पड़ता है कि ये क्रिप्टो के बारे में क्या सोचती है ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी जो फाइनेंस से रिलेटेड क्राइम्स हैं, उसकी जो रोकथाम की जो ज़िम्मेदारी है, जिसका जो बेड़ा उठा रखा है, वो एफएटीएफ ने उठा रखा है। और जो एफएटीएफ कहता है, वो लिटरली उसके मेंबर्स को आज नहीं तो कल मानना ही पड़ता है। और नॉट जस्ट मेंबर्स, उसके मेंबर्स के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो उसके मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन वो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को मानती हैं। क्योंकि एफएटीएफ अपने मेंबर्स के अलावा जो कंट्री उसकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, तो जनरली उसको भी वो सस्पिशियस तरीके से देखती है, और उसको खमियाजा उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है अगर वो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को नहीं मानती। एफएटीएफ की गाइडलाइंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट है क्रिप्टो पे। चाहे वो जी20 की जो मीटिंग अभी चल रही है, जिसका प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, एफएटीएफ की गाइडलाइंस की वो भी फॉलो कर रहा है। अगर कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क बनना है क्रिप्टो का, तो वो एफएटीएफ की गाइडलाइंस और एफएटीएफ की डायरेक्शंस के बगैर नहीं बन सकता। और इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि एफएटीएफ क्या है, एफएटीएफ का क्रिप्टो के प्रति क्या सोच है, और किस तरीके से एफएटीएफ क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रहा है, और इसका क्या इम्प्लीकेशन है आपकी और हमारी ज़िंदगी में। जो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड है, उनके ऊपर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। और जैसे हम देखते हैं कि बात करते हैं ना बहुत सारे लोग डिसेंट्रलाइजेशन की, और फ्रीडम की, और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट की, बहुत सारे लोग तरह-तरह के जो ड्रीम शो करते हैं। जब एफएटीएफ की गाइडलाइंस फुली फुली तरीके से जब इम्प्लीमेंट हो जाएँगी, तो इसका किस तरीके से क्रिप्टो पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सही से आकलन कर सको कि अगले 3 या 4 या 5 सालों में क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ क्रिप्टो के अंदर हो सकती है। शुरू करते हैं, वीडियो को थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा। मेरे वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो अगर आपका मन करता है तो अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप वीडियो के एंड पे ज़रूर एक बारी कमेंट या लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि एफएटीएफ है क्या? एफएटीएफ की फुल फॉर्म ये है, जिसको फैटफ भी कहते हैं, एफएटीएफ भी कहते हैं। आप इसको फुल फॉर्म अगर आप इसकी लेंगे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है? करती क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, लीड्स ग्लोबल एक्शन टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग। सो बेसिकली जितनी भी दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो क्राइम्स है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो क्राइम है, और टैक्स इवेजन के बाद जो टैक्स इवेजन होता है पूरी दुनिया में, और उस मनी को जो ऑफशोर भेजा जाता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं ब्रॉडली ये उनको हैंडल करती है, राइट? तो
इसका इसका जो स्टैंडर्ड्स है और थोड़ा-सा इसका जो काम है अगर आप देखो, तो इट इंश्योर्स अ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को प्रिवेंट करना, करप्शन एंड टेररिज्म। दे हेल्प अथॉरिटीज गो आफ्टर द मनी ऑफ क्रिमिनल्स, डीलिंग इन इलीगल ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम्स। तो दुनिया में अगर कोई इलीगल ड्रग से रिलेटेड कोई क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई क्राइम है, तो उनको भी ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है। प्लस कुछ जो मास डिस्ट्रक्शन के जो वेपन्स हैं, राइट, तो उनकी जो फंडिंग है उसको भी रोकने में ये काम करती है। तो बहुत, अगर इसकी जिम्मेदारी के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एफएटीएफ के पास पावर भी होगी तभी वो ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो इसीलिए एफएटीएफ के पास बहुत ज्यादा पावर भी है, क्योंकि उसका जो गोल है वो ऐसे क्राइम से डील कर रहा है कि अगर वो क्राइम अगर बढ़ते रहे दुनिया में तो ऑब्वियसली उनकी वजह से गलत चीजें भी हो सकती हैं। तो एफएटीएफ हर ऐसी मूवमेंट पे, दुनिया भर की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी मूवमेंट पे वो कंट्रोल करना चाहती है, उसकी नजर में रखना चाहती है, ताकि कोई भी गलत काम नहीं हो रहा हो। ठीक है, अगर हम देखें एफएटीएफ के मेंबर्स कौन कौन से हैं, अगर हम एफएटीएफ की मेंबर्स की लिस्ट में जाएं तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, में आप पूरे नाम तो नहीं ले सकता, आपके लिए जरूरी है कि इंडिया है उसमें। शायद ही ऐसी कोई डेवलप्ड कंट्री होगी एक्सेप्ट रशिया, जिसको 24 फरवरी 2023 को निकाल दिया गया है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ये सब इसके मेंबर्स हैं। और एफएटीएफ को 1989 जुलाई में, मतलब ये स्टैब्लिश हुई थी पेरिस के अंदर, और एफएटीएफ को स्टैब्लिश किया था G7 ने। और G7 जो दुनिया के शक्तिशाली जो 7 देश थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था। एफएटीएफ के अंदर जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो सबसे शक्तिशाली जो मेंबर कंट्रीज हैं वो ऑब्वियसली यूएस है, और जो G7 जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट इसके सभी जो मेजर कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर्स हैं एक्सेप्ट रशिया। कई बॉडीज जैसे यूरोपियन कमीशन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, कुछ काउंसिल्स भी हैं जो इसकी मेंबर हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। और इनके मेंबर्स होने के साथ साथ इनकी जो काफी सारी जो कंट्रीज हैं, रीजनल बॉडीज हैं जो एफएटीएफ को इम्प्लीमेंट करती हैं, जो एफएटीएफ कहता है। वो रीजनल बॉडीज अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बॉडीज हैं जो इनके चीजों को इम्प्लीमेंट करती है। अभी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अब हम चलते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर समझना कि क्रिप्टो के ऊपर क्या टेक है। आपने देखा होगा कि अभी जो जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई है, तो यूके के अंदर एफसीए है, राइट। तो एफसीए ने ये बोला रिसेंटली कि 17 अगस्त को ये बोला कि एफसीए सेट्स आउट एक्सपेक्टेशन कि जो यूके की क्रिप्टो एसेट्स बिजनेस हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, वॉलेट्स हैं, जो भी यूके के अंदर क्रिप्टो का बिजनेस कर रहे हैं, उनको ट्रैवल रूल कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और ये उसने बात बोली 17 अगस्त को। और आपने देखा होगा कि पेपल ने 16 अगस्त 2023 को ये बोला कि वो यूके के अंदर कोई भी बिटकॉइन की परचेज पे उन्होंने हॉल्ट कर दिया, अभी मतलब उसको रोक दिया है कि उनकी ऐप के थ्रू आप बिटकॉइन को बाय नहीं कर सकते अंटिल अर्ली 2024। तो इसका मतलब ये है कि यूके के अंदर जो है पेपल को ये पता लग गया था, एक दिन पहले ही उनको ये पता लग गया था कि एफसीए की डायरेक्शंस आ रही हैं जिसमें सारे बिजनेसेस को एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो भी एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा वो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगी, और उसको प्रॉब्लम फेस, मतलब उसको स्ट्रिक्ट एक्शन फेस करना पड़ेगा। और एफसीए का कहना है कि 3 तरीके के बिजनेसेस हैं इस टाइम वर्चुअल एसेट बिजनेस, जो 3 तरीके के सिनेरियो उन्होंने बताए कि हमें, हमारी एक्सपेक्टेशन है फर्म से कि सारे के सारे ट्रैवल रूल को कंप्लाई करेंगे और एफएटीएफ की गाइडलाइंस को, और स्पेशली वो इन चीजों को ध्यान देंगे कि जब कोई क्रिप्टो भेज रहा है ऐसी जगह पे जहां पे ट्रैवल रूल नहीं है, राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू एस्टैब्लिश वेदर द फर्म कैन, मतलब जो अगर आपकी जुरिस्डिक्शन से एक ऐसी जगह पे ट्रांसफर हो रहा है क्रिप्टो एसेट जहां पे ट्रैवल रूल नहीं है,
और एक ऐसी जगह से अगर क्रिप्टो एसेट्स रिसीव हो रहे हैं जहां पे ट्रैवल रूल नहीं है लेकिन यूके के अंदर पैसा आ रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या क्या मेंटेन करना है। तो इससे ये आपको साबित हो रहा है कि आप दोनों डिफरेंट जगह, दोनों डिफरेंट सिनेरियोज में किस तरीके से क्या क्या चीजें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा कि पेपल ने हॉल्ट कर दिया कि ठीक है, उन्होंने बोला यार अभी यूके के अंदर ट्रैवल रूल की क्लैरिटी आना बाकी है, अभी जब तक ट्रैवल रूल नहीं आ रहा है तब तक ठीक है। यूके ने कहा कि पेपल ने कहा कि मैं ये नहीं, मैं आई एम नॉट प्रोसीड गोइंग फॉरवर्ड। उसके बाद यूके यूके के जो क्रिप्टो बिजनेस है, राइट, उसने, अगर ये 17 अगस्त की अगर आप ये देखें कि यूके क्रिप्टो बिजनेस टू कंप्लाई विद एफएटीएफ रूल्स बिगिनिंग इन सितंबर। ठीक है, और जो लेटेस्ट वहां पे जो वहां पे आया है, लेटेस्ट अगर आप देखें यूके के अंदर, जो ये कॉइन टेलीग्राफ की अभी एक न्यूज आई यूके से रिलेटेड, यूके, ये देखिए, एक ये 12 घंटे पुरानी खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यूके ट्रैवल रूल कम इनटू इफेक्ट कुड हॉल्ट सर्टेन क्रिप्टो ट्रांसफर्स। 1 सितंबर से द क्रिप्टो ट्रैवल रूल विच कम्स इनटू इफेक्ट ऑन सितंबर 1st। ठीक है, ये 1 सितंबर से यूके के अंदर ट्रैवल रूल इंप्लीमेंट हो गया। तो अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस है वो आ चुकी हैं। एफएटीएफ की गाइडलाइंस पे मैं भी आता हूँ, लेकिन एफएटीएफ की गाइडलाइंस जो हैं वो अब उसकी मेंबर्स को इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपने बिजनेस के अंदर। और अगर वो अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, उनकी एफएटीएफ की एक्सपेक्टेशन है कि उनकी जो गाइडलाइंस है वो सारी कंट्रीज, उसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो उन्हें इंप्लीमेंट करेगी। अगर नहीं करेगी तो ऑब्वियसली एफएटीएफ उन्हें कल को क्या कर सकता है, ग्रे लिस्ट में डाल सकता है, ब्लैक लिस्ट कर सकता है। वो मैं अभी आगे चलूंगा, बताऊंगा कि क्या आपको रिपरकशन फेस करने पड़ेंगे। लेकिन एफएटीएफ की गाइडलाइंस इज अ रियलिटी, यूके के अंदर 1 सितंबर को ये लागू हो चुकी है। एफएटीएफ की गाइडलाइंस क्या है, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो एफएटीएफ रूल है क्या, पहले इसको इस तरीके से समझिए। एफएटीएफ रूल ये कहता है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका अगर कोई वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो है उनके यहाँ पे जो ट्रैवल रूल ये कह रहा है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे जो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक्सचेंज में इन्वॉल्व है क्रिप्टो एसेट्स के, और इसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखी है $1000, राइट। अगर $1000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन हो रही है, क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, वो ट्रैवल रूल को इंप्लीमेंट करें, राइट। अब ये ट्रैवल रूल बेसिकली है क्या? ट्रैवल रूल क्या कहता है कि इसमें करना क्या है, व्हाट कस्टमर इंफॉर्मेशन कंप्राइजेस द एफएटीएफ क्रिप्टो ट्रैवल रूल। क्रिप्टो ट्रैवल रूल ये कहता है कि जितने भी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, राइट, उनको द नेम ऑफ द ओरिजिनेटर, द ब्लॉकचेन एड्रेस ऑफ द ओरिजिनेटर, मतलब जो क्रिप्टो भेज रहा है उसका नाम, जो वो भेज रहा है उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी ओरिजिनेटर की, उसकी ओरिजिनेटर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका नेशनल आईडी, पासपोर्ट नंबर, उसका द वर्चुअल एसेट टाइप, कौन सा एसेट वो भेज रहा है, कितना भेज रहा है, और जिसको मिल रहा है उसकी आइडेंटिटी और उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब जिसको रिसीव हो रहा है उसका नाम क्या है, और जिसको रिसीव हो रहा है उसका ब्लॉकचेन पे एड्रेस क्या है। तो ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको अपने यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करना है मिनिमम, राइट। और ये डेटा जो है, जो ये आपस में सॉल्व शेयर करना है। अब ये जो $1000 की जो लिमिट है यहाँ पे, ये बढ़ाई भी जा सकती है, ये कम भी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस हैव डिफरेंट ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड। कोई इसको कम भी कर सकता है, कोई इसको बढ़ा भी सकता है, राइट। और ये एफएटीएफ की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और इनको इंप्लीमेंट करना मेंबर्स के लिए जरूरी है। अब इसमें ये मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन मैंने फिर बोला कि एक बार गाइडलाइन आ गई तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंबर कंट्रीज इसे अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसमें जैसे यूके ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, अब और कौन सी कंट्रीज हैं जो इसे इंप्लीमेंट कर रही हैं, एक बार उस पे भी चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले
हम ये देखते हैं कि स्थिति क्या है इस वक़्त, राइट? जैसे कि पहली चीज़ है जो एफएटीएफ ने सर्वे किया अपने मेंबर्स का, ठीक है? उसने एक सर्वे किया, व्हाट इज़ योर ज्यूरिसडिक्शन अप्रोच टू वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल, तो आपके यहाँ पे वर्चुअल एसेट्स के ऊपर क्या प्रोग्रेस है? आपके यहाँ लॉ कितना आगे बढ़ा है? देखिए, 151 ज्यूरिसडिक्शन का सर्वे किया एफएटीएफ ने, जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, मेंबर्स तो हैं ही, बाकी भी कंट्रीज़ हैं, 200 कंट्रीज़ जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। तो 151 ज्यूरिसडिक्शन का जब सर्वे हुआ, तो 16 कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है, प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर, 151 में से। ये अप्रैल 2023 में सर्वे किया था। उसके बाद ये कहा कि परमिट्स द यूज़ ऑफ वर्चुअल एसेट्स, एंड 90 कंट्रीज़ ने बोला हम परमिट कर रहे हैं। और 45 कंट्रीज ने भी डिसाइड ही नहीं किया कि करना क्या है, चल रहा है, बस ग्रे एरिया है। और 90 ने कहा कि हमारे यहाँ पे चल रहा है, वर्चुअल एसेट्स एंड वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम कानून ना लेके आए, बट वी आर इन द प्रोसेस, ठीक है? तो 151 जुरिस्डिक्शन का सर्वे हुआ। दूसरा सर्वे हुआ कि 135 जुरिस्डिक्शन का सर्वे हुआ, उनसे पूछा गया कि हैज योर जुरिस्डिक्शन पास द ट्रैवल रूल फॉर वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर? तो 35 कंट्रीज ने ट्रैवल रूल इंप्लीमेंट कर दिया है, हैज पास्ड लेजिस्लेशन पुटिंग इन प्लेस द ट्रैवल रूल। 27 कंट्रीज इन प्रोग्रेस है, 28 नन ऑफ द अबव है, एंड 45 ने हैज नॉट डिसाइडेड ऑन द अप्रोच। सो अभी भी अगर आप देखो तो मेजोरिटी ने का कोई डिसीजन ही नहीं है, एंड 28 कंट्रीज को पता ही नहीं है, और सिर्फ 35 कंट्रीज ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है, 27 इन प्रोग्रेस है 135 जुरिस्डिक्शन में से। और आप यहाँ पे देखो कि कंप्लायंस विद रिकमेंडेशन 5, मतलब कि 98 जुरिस्डिक्शंस ने कितने कंप्लायंट हैं इस टाइम ट्रैवल रूल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50% ऑफ द कंट्रीज आर पार्शियली कंप्लायंट, 24 कंट्रीज आर लार्जली कंप्लायंट, एक फुली कंप्लायंट है, एंड बाकी 23 इज नॉन कंप्लायंट। इस पे भी मैं आता हूँ कि आप अगर देखना चाहो तो अपनी कंट्रीज का यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन-कौन सी कंट्रीज ने ज्यूरिसडिक्शन स्टेटस किया। जैसे इन फोर्स का मतलब है कि पूरी तरीके से फोर्सफुल कर दिया है। लिमिटेड स्कोप का मतलब है कि नहीं, अभी बहुत हल्का-फुल्का ट्रैवल रूल की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया है। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि अभी ग्रेस पीरियड में चल रहा है, अभी कुछ नहीं किया है। प्लान्स अनाउंस का मतलब है कि प्लान्स फॉर ट्रैवल रूल्स फुल एनफोर्समेंट हैव बीन अनाउंस्ड, मतलब प्लान अनाउंस कर दिया कि हम करेंगे, करा नहीं है। ग्रेस पीरियड है कि अभी इज करंटली अंडर इफेक्ट, ग्रेस पीरियड है, अभी देख रहे हैं उसके आउटकम को, ठीक है? तो आप यहाँ देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया स्टेटस प्लान्स अनाउंस्ड, कनाडा इन फोर्स, यहाँ पे इसने, अगर आप 1000 कैनेडियन डॉलर से ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ट्रैवल रूल इंप्लीमेंट है। दुबई लिमिटेड स्कोप, वहां पे अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है, राइट? तभी दुबई को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है एफएटीएफ ने, उस पर मैं आ रहा हूँ। एस्टोनिया इन फोर्स, यूरोपियन यूनियन ग्रेस पीरियड, जर्मनी इन फोर्स, जिब्राल्टर इन फोर्स, हांगकांग इन फोर्स, जापान इन फोर्स, मलेशिया इन फोर्स, सिंगापुर इन फोर्स, South Africa plans on South Korea in force. So you can see that most of the countries या threshold और in force, ये दोनों सारी चीजें, इंडिया का इसमें नाम नहीं है। यूएस के अंदर भी $3000 से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन है तो वहाँ इन फोर्स है। ऐसे फिलीपींस की अलग अलग, जैसे यूनाइटेड किंगडम में 1 सितंबर, मतलब आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आज के दिन ये देखिए ये अपडेटेड है कि यहाँ पे ये इन फोर्स है, राइट? अब बाकी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसको फॉलो कर रही हैं, जैसे कि टेदर, अब मैंने आपको देखा होगा ये वेबसाइट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, notabene.id, ये कंट्री, ये कंपनी बेसिकली क्या है, ये एफएटीएफ की रूल्स अगर कोई फॉलो करना चाहता है तो नोटाबीन के साथ टाइप कर सकता है। नोटाबीन बेसिकली वो कंपनी है जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करवाती है, कोई भी अगर उसको करना चाहता है, ठीक है? तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एफएटी, और इन्होंने ये एक और चीज है एफएटीएफ के बारे में, कि अभी जो एफएटीएफ की जो गाइडलाइंस है वो अभी एक्सचेंजेस पे है, और जो सेल्फ कस्टोडियल जो वॉलेट्स है, लेकिन एफएटीएफ एक्नॉलेज करता है कि सेल्फ होस्टेड नॉन कस्टोडियल वॉलेट जैसे मेटामास्क, ये उनके लिए भी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी उनके लिए भी ये गाइडलाइंस आएंगी, क्योंकि
एफएटीएफ ये समझता है कि वो हाई रिस्क एरिया है और लोकल लेवल पे जो जुरिस्डिक्शंस हैं, वो वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नॉन कस्टोडियल वॉलेट के में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, उसको भी वहाँ पे वो उसका केवाईसी कर सकते हैं। जैसे सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड के अंदर वहाँ पे अगर किसी एक्सचेंज से नॉन कस्टोडियल वॉलेट में जैसे मेटामास्क में, ट्रस्ट वॉलेट में अगर आप भेजते हो, तो वहाँ की एक्सचेंज आपसे ये कन्फर्म करती है कि क्या ये वॉलेट आपका है? अगर आपका है तो आप केवाईसी करो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट का, ठीक है? तो ये अभी एफएटीएफ ने गाइडलाइन नहीं दी है, उसको उसने कंट्री स्पेसिफिक छोड़ दिया है कि अगर कोई कंट्री करना चाहे तो वो कर सकती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ तक हम यहाँ ये आपको ये भी बता दिया कि कौन-सी कंपनी असिस्ट कर रही है। टेथर काम कर रही है नोटा बीन के साथ। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आपने देखा होगा वो कह रहा है कि पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर सेज दैट क्रिप्टो विल नेवर बी लीगलाइज्ड बिकॉज़ ऑफ एफएटीएफ। 17 मई को इसने ये बोला था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान वाज़ टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट इन अक्टूबर एंड इट हैज़ गुड रीज़न टू वांट टू स्टे इन इंटरनेशनल गुड ग्रेसेस, क्योंकि पाकिस्तान बचना चाहता है क्रिप्टो से कि ग्रे लिस्ट में आ जाऊँगा मैं क्रिप्टो की वजह से, क्योंकि ये जो कंप्लायंस करना है नोटा बीन के साथ ये आसान नहीं है, बहुत महँगा प्रोसेस है और ये कंट्रीज़ के लिए भी है और एक्सचेंजेस के लिए भी है प्रोसेस। तो पाकिस्तान बचना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि ऑब्वियसली मैंने अगर क्रिप्टो को अलाउ कर दिया, तो मुझे एफएटीएफ की गाइडलाइंस के हिसाब से अलाउ करना पड़ेगा। मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं है, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना इतनी एक्सपर्टीज़ है, इससे अच्छा बैन कर दो। तो जनरली यही होगा। छोटी-छोटी कंट्रीज़ क्योंकि अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगी एफएटी वो क्रिप्टो को, वो छोटी-छोटी कंट्रीज़ बैन करेंगी क्योंकि गाइडलाइंस को फॉलो करना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सपर्टीज़ एंड एनर्जी एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स, राइट? तो ये ज़रूरी है। उसके बाद यूएई का आप देख सकते हो कि यूएई इज़ प्लेस्ड ऑन मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग्स ग्रे लिस्ट, राइट? ये यूएई ग्रे लिस्ट में है, नॉट जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्रिप्टो बट ओवरऑल यूएई इज़ क्वाइट लिबरल इन टर्म्स ऑफ फॉर क्रिप्टो एंड अदर स्टफ। सो बेसिकली ग्रे एफएटीएफ की पुरानी यू नो उसकी कंसर्न है यूएई को लेके, खासकर दुबई को लेके। तो ये रीज़न है और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिप्टो की जो प्राइवेसी है इज़ इन ग्रेटर जेओपार्डी देन एवर, हियर्स व्हाई। तो मैं इस पे आ रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर ये जो न्यूज़ है इसके अंदर क्या बात बोली गई है वो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाई देयर इज़ अ कंसर्न आल्सो फॉर फॉर इफ एवरी वॉलेट गेट्स केवाईसी, तो उसके क्या कंसर्न है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। राइट, तो आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो लाइक कर दो यार, मतलब मैंने आपको पूरा एफएटीएफ के बारे में समझाने की कोशिश करी है, राइट? देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि एफएटीएफ की अल्टीमेटली जो गाइडलाइंस हैं वो सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। एफएटीएफ की मेन गाइडलाइन क्या है कि जब भी किसी एक्सचेंज से पैसा निकले तो पता हो कि भैया ये पैसा कहाँ से निकला है और दुनिया के जो 39 मेंबर हैं आपस में डेटा को शेयर करें। कोई भी मेंबर अगर एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है वो प्रॉब्लम है, वो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। सिर्फ 39 मेंबर्स ही नहीं, 200 कंट्रीज से ऊपर हैं जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, चाहे मेंबर्स नहीं भी हैं, लेकिन वो फॉलो करती हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो गुड बुक्स में रहना चाहते हैं दुनिया के, तो उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। एफएटीएफ की गाइडलाइंस सारी एक्सचेंजेस फॉलो करेंगी और सारे उनको डेटा शेयर करना पड़ेगा, रियल टाइम में डेटा शेयर करना पड़ेगा। अगर किसी ने नाइजीरिया से यूएस के अंदर पैसा भेजा, तो नाइजीरियन एक्सचेंज को यूएस एक्सचेंज के साथ डेटा शेयर करना पड़ेगा और ये रियल टाइम में डेटा शेयर करना पड़ेगा। और इसमें होगा क्या कि अगर कोई कंट्री जो कि अगर कोई कंट्री जो है वो अपने यहाँ पे डेटा को मेंटेन नहीं कर रही है, यूके उस कंट्रीज के रेजिडेंट्स के साथ डील नहीं करेगा। जैसे सपोज करो अगर यूके जो है वो एफएटीएफ कंप्लायंट है और कल को सपोज नाइजीरिया एफएटीएफ कंप्लायंट नहीं है या कोई कंट्री एफएटीएफ कंप्लायंट नहीं है, तो यूके की एक्सचेंज उन उस कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ डील ही नहीं करेगी। फ्यूचर में ये सिनेरियो बनता दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट अगर क्रिप्टो के हर एक एक्सचेंज का हर एक जो चीजें हैं वो केवाईसी होगी। ये तो हो गया कि एक्सचेंजेस तो वैसे भी केवाईसी कर ही रही थी। दूसरा हो गया कि जो वॉलेट्स में जब आप भेजते हो और जो जुरिस्डिक्शन के बाहर भेजते हो या वॉलेट्स के अंदर भेजते हो, तो वॉलेट्स का भी केवाईसी हो रहा है
और शायद ही कोई ऐसा वॉलेट बचेगा जो कि केवाईसी नहीं होगा। अगर वो केवाईसी नहीं होगा तो ज्यूरिसडिक्शंस उसे एंटरटेन नहीं करेंगी। एंटरटेन नहीं करेंगी तो हो सकता है कि आपके वॉलेट से जब आपको कन्वर्जन करना हो, तो कन्वर्जन आप जो है वो एक्सचेंज के थ्रू ऑफ रैंप, ऑन रैंप सर्विसेज को यूज़ कर ही ना पाओ। अब इसके फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। फ़ायदे की बात ये है कि ऑब्वियसली जो बैड एक्टर्स हैं, वो फियाट के अंदर भी हैं। मतलब जो बैड एक्टर्स क्या आज के एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं? क्या वो बैंकिंग सर्विसेज़ बैंकिंग जबकि पूरा केवाईसी है, उसको भी बायपास करके आज भी क्राइम्स हो रहे हैं और वो फियाट के अंदर कैश में हो रहे हैं, राइट? किसी और मीन्स से हो रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं, हवाला के थ्रू हो रहे हैं। जिसको लेके ऑब्वियसली जो मनी लॉन्ड्रिंग और जितनी भी चीजें हैं एफएटीएफ बनी इसीलिए कि उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्या वो कंट्रोल कर पा रहे हैं पूरी तरीके से? नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी चीज क्रिप्टो के ऊपर जब ये अप्लाई होगा तो क्रिप्टो के अंदर भी जो बैड एक्टर्स हैं ऑब्वियसली उनके ऊपर ये लगाम लगेगी, क्योंकि जब कोई बैड एक्टर है अगर उसने कोई गलत काम किया तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। दैट्स ओके। लेकिन एक और चीज है जो इसके अगर हम देखें नुकसान ये है, क्रिप्टो के अंदर क्या है कि क्रिप्टो के अंदर जो प्राइवेट कीज होती हैं वॉलेट की, जैसे जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, उस प्राइवेट की का जो ओनर हो, जो जिसके पास होती है वही उसका ओनर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट कीज उनके पास है, वो इंडिविजुअल है। अब किसी के पास सपोज 25 बीटीसी, 50 या 100 बीटीसी हैं, वो ऐसी घूम रहा है और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अब पब्लिक है कि यार ये वॉलेट सपोज एलेक्स को बिलोंग करता है। अब एलेक्स जो है वो एक इंडिविजुअल है जो किसी शहर के आउटस्कर्ट पे रहता है। अब अगर किसी हैकर्स को ये पता लग जाए या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले या गलत लोगों को ये पता लग जाए कि एलेक्स इस एड्रेस पे इस जगह पे रहता है और उसका वो वॉलेट अगर पब्लिक हो जाए वो इन्फॉर्मेशन, तो क्या होगा? तो जब ये इन्फॉर्मेशन जो एक्सचेंजेस या ये जब सेंट्रलाइज जगह पे रखी जाती है, ये प्रोन टू हैकिंग होती है। क्रिप्टो का जो मेन अट्रैक्शन ये था कि जो उसके अंदर जो एड्रेसेस होते हैं, वो सूडोनोमस होते हैं, उसमें ये आप नहीं पता लगा सकते कि ये किसको बिलॉन्ग करता है। लेकिन अगर वो किसी को बिलॉन्ग आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऑब्वियसली वो एड्रेस जो है वो वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो यही कारण है कि इसका ये प्राइवेसी को लेके सबसे बड़ा कंसर्न है। क्रिप्टो वाज़ एन अल्टरनेटिव टू जो प्राइवेसी को लेके कंसर्न रहे। लेकिन अगर हम हर चीज़ को और वॉलेट को अगर केवाईसी कर देंगे, तो ऑब्वियसली इसका ये कंसर्न्स भी बढ़ेंगे कि इट विल बी थ्रेट टू पीपल हु वांट टू कीप स्टफ प्रॉपर्टी विद विद देमसेल्व्स। अब ये कहेंगे कि यार ठीक है तो एक्सचेंजेस पे रखो। प्रॉब्लम ये है कि एक्सचेंजेस भी हैक हो जाती हैं, एक्सचेंजेस भी बंद हो जाती हैं, एक्सचेंजेस भी यूजर्स के पैसे को हमने पास्ट में देखे कितने एग्जांपल्स कि उन्होंने फंड्स को गलत तरीके से यूज किया, फिर वो कौन इंश्योर करेगा? तो एक्सचेंजेस जो है वो टू बिग टू फॉल हो जाती हैं, बैंक्स की तरह बड़ी एक्सचेंजेस हो जाएंगी और वो भी एक वल्नरेबिलिटी को बुलावा आप जो है जो इतना बड़ा कर दोगे एक्सचेंजेस को कि अगर कल को वो गिरती हैं तो वो भी एक नुकसान की वजह बन सकती हैं। तो ऑल एंड ऑल बट ये समझ में आता है, जो मुझे बनता हुआ दिख रहा है कि अभी ये इंडस्ट्री जो है अगर आज इसका जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन सबसे बड़ा यही है कि डिसेंट्रलाइजेशन और जो वॉलेट, लेकिन एफएटीएफ के आने के बाद काफ़ी अट्रैक्शन हिट होगा, राइट? और काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग अभी डिसेंट्रलाइजेशन के मज़े लेके ट्रेड कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो उस पे लगाम लगेगा। और इसके बाद कुछ कंसर्न्स भी बढ़ेंगे। लेकिन वही है कि एक ना बैलेंस्ड अप्रोच होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड अप्रोच नहीं हुई, तो प्रिवेसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आएँगे, प्रिवेसी से रिलेटेड जो कॉइन्स हैं उनमें बूस्ट आएगा और इस वजह से ये एक, जैसे कहते हैं ना कि क्या सारे इंस्टीट्यूशंस बनने से क्राइम कम हो गया? नहीं, क्राइम अभी भी हो रहा है। सिमिलरली जो क्रिप्टो है वो बिलो द ग्राउंड जा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो एफएटीएफ हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, उन्हें एक विन-विन स्ट्रैटेजी ड्राइव करनी पड़ेगी, जिससे गोल भी मीट आउट हो जाए और जिससे जो इनोवेशन है वो भी हैम्पर ना हो और इनोवेशन अपनी जगह होती रहे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को समझना। और आज आई एम श्योर कि आपको ये जो थॉट्स हैं, ये एनालिसिस पसंद आई होगी। 30 मिनट का वीडियो हो गया, मैं क्या करूँ यार, मतलब देयर वाज़ नो प्लान टू डू दैट। बट आज एफएटीएफ के ऊपर
आपको सबसे डिटेल में मैंने वीडियो समझाने की कोशिश करी और ये एफएटीएफ की गाइडलाइंस 110% इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग मेंबर ऑफ एफएटीएफ और वो वैसी की वैसी ही गाइडलाइंस को फॉलो करेगा जो एफएटीएफ की गाइडलाइंस है और इन्फोर्स करेगा डे वन पे। उसका जब भी रेगुलेशन आएगा इंडिया के अंदर एफएटीएफ की गाइडलाइंस के ऊपर ही निर्धारित होगा। यही कारण है कि G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, जब उसने ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने की बात करी तो उसने एफएटीएफ की गाइडलाइंस को ही बेस बनाने की कोशिश करी है, राइट? और देखते हैं कि वो कब गाइडलाइंस आती हैं, बट आई एम श्योर कि आज आपको एफएटीएफ की पूरी जानकारी और किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ये आज आपको समझने की समझ में आया होगा और आज इसकी इंपॉर्टेंस में समझ में आई होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और आपका क्या सोच है एफएटीएफ के बारे में, तो वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।